जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। एक अगला कदम है साथियों। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस तालमेल के साथ जीने का एक रास्ता को बना रहा है। आज भारत विश्व की 5 की बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना है। हमारा वन क्षेत्र भी बढ़ रहा है। अन्य जीवों की संख्या में भी हमारी यहां लगातार वृद्धि हो रही है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके निर्माण का नेतृत्व करके भारत पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपनी अवधारणा से दुनिया को अवगत करा चुका है। मिशन लाइफ इसी कड़ी में एक अगला कदम है साथियों। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस नए भारत की अदालत का कहना है कि इनकलाबी इस्तकबाल या क्रांतिकारी सलाम का मतलब होगा खून खराबे के लिए उकसाना। भारत में अदालतों में इंसाफ अब एक्सेप्शन बनता जा रहा है, खासकर जब इंसाफ मांगने वाले मुसलमान हो या मोदी सरकार के क्रिटिक्स हों। दरअसल अदालत ने उमर खालिद की बेल याचिका खारिज करने की जो वजह बताई है, उससे यह साफ हो गया है कि अब लॉजिक और इररेलेवेंट के बीच का फर्क मिट चुका है। वरना नेहरू की आड़ लेकर अदालत यह न कहती कि क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी आ चुकी है, यहां इनकलाब वर्ड का इस्तेमाल न सिर्फ इररेलेवेंट है बल्कि खतरनाक भी है। खैर दोस्तों, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। दुनिया भर में प्रेस की आजादी और पत्रकारों के हक के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ऐसे 37 हेड ऑफ स्टेट्स यानी राष्ट्राध्यक्षों और हेड ऑफ गवर्नमेंट के नाम पब्लिश करे हैं जो उनके मुताबिक प्रेस की आजादी पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट के तहत यह बात कही है। गैलरी ऑफ ग्रिम पोर्ट्रेट यानी निराशा बढ़ाने वाले चेहरों की गैलरी। इन गैलरी के 37 चेहरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी शामिल है। अब आते हैं ताजा सियासी तमाशे पर। तो दोस्तों, तुर्की मीडिया के TRT वर्ल्ड ने थर्सडे 20 अक्टूबर 2022 यानी आज लिखा है कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत में माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत बढ़ी है, खासकर भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ। यहां तक कि भारत के आजादी के आंदोलन के हीरो रहे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी बीजेपी के अंदर नफरत बढ़ी है। दरअसल दोस्तों, यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भारत आकर मोदी सरकार को फटकार लगाई है और उनका मोदी सरकार को नसीहत देने वाला बयान इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। दुनिया के तमाम अखबारों ने इसे काफी अहमियत देते हुए फ्रंट पेज पर जगह दी है। दोस्तों, अब दिलचस्प बात यह है कि यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने यह बयान वेडनेसडे को दिया है, यानी कि कल, और आज यानी थर्सडे को, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूं, उस दिन एंटोनियो गुटेरेस गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ग्लोबल मंच पर भारत की आवाज को लोग तभी संजीदगी से लेंगे जब भारत के अंदर भी इंक्लूसिव यानी समावेशी सिस्टम और ह्यूमन राइट्स को लेकर कमिटमेंट होगी। यानी उनके कहने का मतलब है कि मोदी सरकार के दौरान भारत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और माइनॉरिटीज को अलग थलग किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुटेरेस भारत के ऑफिशियल दौरे पर हैं और उन्होंने ये बात IIT बॉम्बे में कही है। दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी सरकार ग्लोबल अगुवाई में भारत के अहम किरदार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, उस वक्त यूएन चीफ के इस बयान को नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक और तगड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। IIT बॉम्बे पहुंचने से पहले गुटेरेस ताज पैलेस होटल पहुंचे थे
और वहां उन्होंने मुंबई में 26/11 के हमले में मारे गए लोगों को ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि दी थी। खैर, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भारत ह्यूमन राइट्स कमीशन में इलेक्टेड मेंबर है और भारत की यह जिम्मेदारी है कि ग्लोबल ह्यूमन राइट को डायरेक्शन दे और माइनॉरिटी समेत सभी लोगों के मानव अधिकारों की हिफाजत करे। उनका कहना है कि बर्थ राइट तो सभी भारतीयों के पास है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे हर दिन और हर कम्युनिटी में मजबूत करने की जरूरत है। गांधी के वैल्यूज पर चलते हुए सभी के हक और ह्यूमन डिग्निटी की इज्जत होनी चाहिए, खासकर उनकी जो मुश्किल हालात में रह रहे हैं। हेट स्पीच को साफ तौर से शार्पली क्रिटिसाइज करना चाहिए। पत्रकारों, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स और एकेडमिक्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हिफाजत होनी चाहिए। इसके अलावा भारत की जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की आजादी भी कायम रहनी चाहिए। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो यूएन जनरल सेक्रेटरी ने कहा है होना चाहिए वो मोदी सरकार के दौरान नहीं हो रहा है। मोदी सरकार पर मुसलमानों के हक और डिग्निटी की हिफाजत न करने के इल्जाम लगते रहे हैं। बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और उनके परिवार के 14 लोगों की हत्या के 11 गुनहगारों को जेल से रिहा करने को लेकर भी संजीदा सवाल उठ रहे हैं। मारे गए 14 लोगों में बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। गुजरात के गोधरा में हुई हिंसा के बाद दाहोद जिले में 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ यह संगीन क्राइम हुआ था। कई मुल्कों की मीडिया बीजेपी सरकार पर यह इल्जाम लगा रही है कि बिल्किस बानो मुसलमान है और क्राइम करने वाले हिंदू, इसीलिए बीजेपी हुकूमत ने सबको जेल से बाहर जाने दिया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अखबार डॉन ने गुटेरेस के बयान वाली खबर को प्रायोरिटी से छापा है। डॉन ने लिखा है कि यूएन चीफ ने ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर भारत को फटकार लगाई है। अखबार ने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के हवाले से यह भी लिखा है कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, माइनॉरिटीज खासकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाले बयानों में तेजी आई है। मोदी सरकार के आने के बाद से प्रेस की आजादी से जुड़ी रिपोर्टें भी नेगेटिव रही हैं। दुनिया भर में प्रेस की आजादी और पत्रकारों के हक के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस की आजादी के इंडेक्स में भारत को 142 नंबर पर रखा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी सरकार मीडिया को कंट्रोल करने में लगी हुई है। भारत इस इंडेक्स में पिछले 4 सालों से लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। वो साल 2017 में 136 पायदान पर था, साल 2018 में 138 पायदान पर पहुंच गया, साल 2019 में 148 पायदान और पिछले साल 142 पायदान पर पहुंच गया है। खैर दोस्तों, दिलचस्प बात यह कि जब हेट स्पीच और माइनॉरिटीज के हक को लेकर यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस भारत और भारतीयों को नसीहतें दे रहे थे, इसके ठीक एक दिन पहले ट्यूसडे को कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद ने ट्वीट करके कहा था कि वो पुलित्जर अवार्ड लेने न्यूयॉर्क जा रही थी। तभी उन्हें नई दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वालों ने मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया। सना ने अपने ट्वीट में लिखा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे इमिग्रेशन वालों ने इंटरनेशनल ट्रैवल करने से रोक दिया, जबकि मेरे पास अमेरिका का वैलिड वीजा और टिकट दोनों मौजूद हैं। मैंने इस मामले में ऑफिसर्स से कांटेक्ट भी किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी साल मई के महीने में भारत में कोरोना महामारी के दौरान फोटोग्राफी के लिए सना इरशाद को फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। यह फोटोग्राफी उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए करी थी। सना इरशाद श्रीनगर की रहने वाली हैं। सना को पहली बार विदेश जाने से इसी साल जुलाई में रोका गया था। तब वो एक बुक लॉन्च और फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए दिल्ली से पेरिस जाने वाली थी। तब भी उन्होंने कहा था कि उनके पास फ्रांस का वीजा है, लेकिन इसके बावजूद ऑफिसर्स ने भारत से बाहर ट्रैवल उन्हें नहीं करने दिया था। दरअसल दोस्तों, अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जब से खत्म किया गया है, तब से वहां काम कर रहे पत्रकारों पर दबाव बढ़ गया है। जम्मू और कश्मीर में इस वक्त 3 कश्मीरी पत्रकार जेल में हैं। उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कड़े कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया है। जम्मू और कश्मीर की पुलिस के सोर्सेस के मुताबिक इन पत्रकारों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि इनके नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हैं। साल 2019 के बाद से कम 4 कश्मीरी पत्रकारों को विदेश जाने से रोका गया है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट आकाश हसन को इसी साल जुलाई में श्रीलंका जाने से रोका गया था।
तब आकाश ने बताया था कि वो श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिपोर्टिंग के लिए कोलंबो जा रहे थे। जम्मू और कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने इस साल अगस्त में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था कि किसी पत्रकार को विदेश जाने से रोकने का फैसला एहतियाती कदम के तौर पर लिया जाता है ताकि वो बाहर जाकर जहरीले ख्यालों को न फैला सकें। अब दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि विदेश जाने से रोके गए किसी भी कश्मीरी पत्रकार ने अदालत में इसे चैलेंज नहीं किया है। कहा जाता है कि उन्हें डर है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें मोदी सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। आकाश हसन के मुताबिक उन्हें अदालतों से भी कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने देखा है कि अदालतों ने इंसाफ देने में कश्मीरी पत्रकारों को निराश किया है। ऐसे वक्त में जब 3 पत्रकार जेल में बंद हैं और अदालत से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कड़े कानूनों के तहत सलाखों के पीछे रखा गया है, आकाश हसन को इन हालातों में अदालतों से कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। तो दोस्तों, इजाजत दें, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।